हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस बायोलॉजी। ठीक है, कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो मेंडलिज्म आएगा एंड देन एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म आती है जीन और फैक्टर। फैक्टर जो होता है मेंडल ने यूज़ किया था जीन्स के लिए। ठीक है, उस टाइम पे जीन्स नहीं बोला जाता था, उस टाइम पे फैक्टर्स बोला जाता था। लेकिन अब के टाइम में ये फैक्टर है एंड जीन्स है, एक ही चीज़ है, इसके इक्विवेलेंट है ये। अगर हम बात करें आधुनिक अर्थ में किसी जीव के जैविक चरित्र, यानी उसके जो भी जैविक चरित्र है, जो भी करैक्टर्स है, उनको निर्धारित करने के लिए कुछ कारक होते हैं, कुछ आनुवंशिक कारक होते हैं, और उन्हीं आनुवंशिक कारक को यानी इनहेरिटेड फैक्टर्स को जीन कहा जाता है। तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल की क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट होते हैं। जीन जो है हेरिडिटरी मटेरियल की एक फंक्शनल यूनिट होते हैं। अगर हम इनको रासायनिक रूप से देखें, केमिकली देखें, तो केमिकली जीन जो है डीएनए का एक सेगमेंट होता है और मेंडल के कारक के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे मेंडल ने इनको जीन्स को कारक बोला था, फिर फैक्टर बोला था, तो उसके ही इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पे सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम इनको और मैग्नीफाई कर दें तो ये डीएनए हो गया एंड डीएनए का एक सेगमेंट, ठीक है, डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट, लेकिन क्या होगा, फंक्शनल सेगमेंट, उसको बोला जाता है जीन। तो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन कहलाता है और ये फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटरी मटेरियल की। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आते हैं एलिलोमॉर्फ्स और एलील्स। ठीक है, एलिलोमॉर्फ और एलील्स एक ही चीज़ होती है, एंड होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एलील्स की, तो एलील्स शब्दों का संक्षिप्त रूप एलिलोमॉर्फ है, जिसका अर्थ होता है एक या दूसरा, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं ये एक ही जीन की, एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे कि एक जीन के लिए हमने बोल दिया अल्टरनेटिव फॉर्म में एक शॉर्ट हो गया, एक ड्वार्फ हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक ही जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। प्रत्येक करैक्टर के दो निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट होते हैं, जिन्हें फैक्टर्स कहा जाता है। यदि फैक्टर कोई भी करैक्टर के एक्सट्रीम्स या अल्टरनेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें एलील्स कहा जाता है या फिर एलिलोमॉर्फ पेयर कहा जाता है। तो एलील्स क्या होंगे, एक तरह से अल्टरनेटिव फॉर्म होती है किसी भी जीन की। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है किसी भी जीन की, और हर एक कैरेक्टर जो है वो डिटरमाइनर्स या फिर डिटर्मिनेंट से निर्धारित किया जाता है। इन डिटर्मिनेंट को या फिर डिटरमाइनर्स को फैक्टर कहा जाता है। और फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि हमने बोल दिया, एक या तो एक्सट्रीम होगा या तो ये अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, यानी कोई भी करेक्टर हो गया, अब कोई भी करेक्टर क्या हो गया, जैसे कि हमने बोल दिया कि एक करेक्टर है यहाँ पे, जैसे कि हाइट का करेक्टर है, अब वो हाइट के एक एक्सट्रीम होगा या फिर इसका अल्टरनेटिव होगा। एक्सट्रीम क्या होगा, जैसे हाइट हो गई, ये इतनी हाइट है, या तो बिल्कुल सबसे हाई या फिर सबसे लो, यानी कि या तो लॉन्ग या तो ड्वार्फ, ये एक्सट्रीम्स हो गई। या तो अल्टरनेटिव में भी क्या होगा, लॉन्ग हो गया एंड ड्वार्फ हो गया। तो इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें एलील्स या फिर एलिलोमॉर्फिक पेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि प्योर टाल के अंदर एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट के अंदर, ठीक है, इनके अंदर एलील्स जो होते हैं, यहाँ पे हमने बोला है प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ, इनके अंदर एलील्स पाए जाएंगे कैपिटल टी एंड प्योर ड्वार्फ के अंदर यानी कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो है सेम एलील डुप्लीकेट होता है, ये एक एलील हो गया, ये एक एलील हो गया, तो दोनों ही क्या है, सेम एलील डुप्लीकेट हुए हैं दोनों ही केस के अंदर। जबकि हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, हाइब्रिड के अंदर यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा, ये हाइब्रिड हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ही एलील जो है ये यहाँ पे डुप्लीकेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग एलील मौजूद है। अब होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, एक कोई भी जीव या कोई भी इंडिविजुअल जिसमें एक एलील या दूसरे शब्दों में दो समान एलील यानी कि आइडेंटिकल एलील्स होते हैं, उन्हें होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे ये कंडीशन हो गई, दोनों डुप्लीकेट है, सेम है, या फिर ये स्मॉल टी कंडीशन हो गई, तो ये क्या हो गई, होमोजाइगस हो गई।
हेट्रोजाइगस में क्या होगा, अगर ये एलील अलग अलग हो, ठीक है, दो अलग अलग एलील वाले इंडिविजुअल को हेट्रोजाइगस कहा जाता है। यानी कि जैसे कि एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, तो दोनों क्या है, ये अलग है, तो इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस बोला जाता है। तो होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजाइगस यानी कि सेम एलील पाए जाएंगे, एंड हेट्रोजाइगस यानी कि यहाँ पे डिफरेंट एलील पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम आती है जीन लोकस। यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस वर्ड से ही, लोकस यानी कि लोकेशन, साइट, लोकेशन या फिर साइट। तो यहाँ पे एक जीन की लोकेशन की बात हो रही है। तो किसी भी क्रोमोसोम पे, क्योंकि जीन्स क्या है, डीएनए पे पाए जा रहे हैं, डीएनए मतलब क्रोमोसोम का ही एक पार्ट है, तो हम इसको ऑटोमेटिकली ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम पर एक जीन को रिप्रेजेंट करने वाले भाग या क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, उसे ही क्या कहा जाता है, जीन लोकस कहा जाता है। एक जीन के एलील समरूप गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही जीन मौजूद होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, जिसके अंदर एलील जो होते हैं, एक ही जीन के एलील जो होंगे या फिर एलील जो है वो पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये एलील ब्राउन है और ये एलील क्या है, ब्लू है। ये एक आई कलर के लिए जीन है, तो ये क्या हो गया, लोकस फॉर आई कलर जीन। आई कलर के जीन की लोकेशन क्या है, वो इस सेगमेंट के ऊपर या फिर इस हिस्से के अंदर पाई जा रही है। तो बेसिकली या फिर सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे डेफिनेशन की, जीन लोकेशन, जीन लोकस क्या होगा, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन को रिप्रेजेंट करने वाले भाग को या फिर रीजन को जीन लोकस कहा जाता है। इसके बाद होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस की अगर हम और देखें, तो जिस जीव में करैक्टर के दोनों जीन समान होते हैं, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, उसके अंदर करैक्टर के जो दोनों जीन है वो समान होंगे, तो उसको होमोजाइगस कहा जाएगा। या आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली ये प्योर होंगे, या फिर यह जो है सेल्फ ब्रीडिंग पर सेम करैक्टर वाली ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। जैसे कि कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेट हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे सेम होंगे, यानी कि या तो कैपिटल होंगे या तो यह स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी जेनेटिकली प्योर होंगे, उन्हीं जैसे होंगे। जैसे कि यहाँ पे या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। तो ये होमोजाइगस कंडीशन होगी। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक जीव के एक ही करैक्टर के दोनों जीन दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि एक कैपिटल है, एक स्मॉल है यहाँ पे, तो इसको हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड कहा जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे ट्रू ब्रीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो गया। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि कैपिटल टी है, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यही रिजल्ट आएगा, या तो ये है तो मोस्ट प्रोबेबली यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सेल्फ ब्रीडिंग पर वो सेम करैक्टर वाली ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, एक स्मॉल टी एंड एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, तो इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब होगी तो यहाँ पे कंडीशन कैपिटल टी भी हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकती है, या फिर स्मॉल टी भी हो सकती है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू ब्रीड नहीं बनेगी, जैसे पेरेंट्स की थी वैसे यहाँ पे नहीं बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मीन्स जीन, यानी कि किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना जो होगी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, उसको जीनोटाइप उसका बोला जाता है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एलील के इन विशेष युग्मों के संदर्भ में जीव के ये जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है, और ये अलग अलग इनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद फिनोटाइप मीन्स जो बाहर से हमें करैक्टर नजर आते हैं, जो करैक्टर्स हमें ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट लंबी है, इसका कलर कैसा है, इसका सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होगी वो क्या है, वो फिनोटिपिक करैक्टर्स होते हैं। तो इंडिविजुअल्स के जो करैक्टर जैसे कि रूप, लिंग, रंग या फिर व्यवहार आदि को व्यक्त करता है, ठीक है, ये फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप को
को प्रत्यक्ष अवलोकन से, यानी कि डायरेक्ट अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो हम इसमें डायरेक्ट देख के ये बता सकते हैं कि इनका कलर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्टली हम इनको सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इनके कलर अलग अलग है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द्वारा इन व्यक्तियों को पढ़ा जा सकता है, यानी कि फिनोटाइप को पढ़ा जा सकता है। एक जीव का फिनोटाइपिक जीन और पर्यावरण की इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले एक्सप्रेशन या अवलोकन योग्य संरचनात्मक और कार्यात्मक लक्षण है। अब हमने यहाँ पे बोल दिया कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं इनकी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जीन हो गई एक तो, ठीक है, एक जीव का फिनोटाइप अब क्या होगा, उसकी जीन साथ में उसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी उसका एनवायरमेंट है, जिस भी एनवायरमेंट में वो रह रहा है, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में वो रहता है उसके अकॉर्डिंग ही वो इवोल्यूशन की प्रोसेस में खुद को अडेप्ट करता जाता है। तो जब जीन्स का और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन होता है, उसके कारण जो एक्सप्रेशन या फिर जो ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ट्रेट्स निकलती हैं, वही क्या है, उसका एक फिनोटाइप होता है। तो बाहर से देखे जाने वाले कैरेक्टर्स को, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो फिनोटाइप होता है। और अगर हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो जीनोटाइप रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्योर लाइन। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की पीढ़ी यानी जनरेशन जो केवल एक ही प्रकार की संतान पैदा करती है, यानी वे अपने फिनोटाइप और जीनोटाइप के लिए ट्रू ब्रीड करती है। ठीक है, एक ही टाइप की कैसे करेंगी, जैसे कि हमने ले लिया कि कैपिटल टी ये वाली है, तो इसमें सारे के सारे टोल ही प्रोड्यूस होंगे, सारे कैपिटल टी ही प्रोड्यूस होंगे। या तो हमने ले लिया स्मॉल टी, तो इसके अंदर सभी ड्वार्फ ही प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, ये अपने फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के लिए। जैसे अगर हम बात करें हाइब्रिड के अंदर ये कंडीशन भी होती है, तो ये भी क्या होता है, ये भी टोल माना जाता है कि क्योंकि इसके अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी टोल है। ठीक है, हमने बोल दिया टोल प्लांट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है कि इसके अंदर एक स्मॉल टी भी है। लेकिन इन प्योर लाइन के अंदर क्या होता है, जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे, इनकी जनरेशन्स के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स इनके प्रोड्यूस होंगे, उनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे ड्वार्फ होगा इसका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एक से एक जैसे होंगे, उनके लिए ट्रू ब्रीड करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे लंबे मटर यानी कि लॉन्ग जो पी प्लांट है और पीढ़ी दर पीढ़ी वे केवल सिर्फ लंबे पौधे ही प्रोड्यूस करेंगे। सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन होते हैं तो भी वो प्योर लाइन ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनके अंदर फिर से यहाँ पे अगर सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन होती है तो फिर से भी वो क्या करेंगे, ऐसे ही लंबे पौधे यानी कि टोल प्लांट्स ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या होती है, प्योर लाइन होती है। नेक्स्ट हम आती है मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड। मोनो मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, पॉली मीन्स मोर देन 2 यहाँ पे होंगे। जब क्रॉस ब्रीडिंग में केवल एक ही एलेलिक पेयर पर विचार किया जाता है, एक ही एलेलिक पेयर को कंसीडर किया जाता है, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे हमने अभी तक बात की थी कि टोल एंड ड्वार्फ प्लांट ले लिया हमने, तो टोल ये हो गया, ठीक है, टोल ये हो गया, ड्वार्फ के लिए हमने ये ले लिया। तो ये इनहेरिटेंस जो होगी इनके बीच में, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखाई जाएगी। डाईहाइब्रिड यानी कि 2 यहाँ पे एलिक पेयर होंगे, तो इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, येलो राउंड सीड एंड ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। तो जैसे कि हमने येलो के लिए यहाँ पे कैपिटल वाई ले लिया, राउंड के लिए यहाँ पे हमने कैपिटल आर ले लिया, एंड क्रॉस बन रहा है यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, तो इसके लिए हमने स्मॉल वाई ले लिया, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, 2 एलिलिक पेयर हमने लिया है, एक एलिलिक पेयर, सेकंड एलिलिक पेयर। तो जब 2 एलिलिक पेयर के बीच में क्रॉसिंग होती है तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। एक क्रॉस में 2 से अधिक एलिलिक पेयर शामिल होते हैं तो उसको ट्राई हाइब्रिड या फिर पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो यानी 2 से ज्यादा है तो उनको पॉलीहाइब्रिड क्रॉस ही कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा, तो रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर समान विशेषताओं से संबंधित क्रॉस शामिल होते हैं, यानी कि सेम कैरेक्टर्स से संबंधित यहाँ पे क्रॉस शामिल किए जाते हैं, लेकिन विपरीत लिंग यानी कि जो सेक्स है वो रिवर्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने पहले एक क्रॉस लिया जिसके अंदर ए एक फीमेल पेरेंट थी, ठीक है, ए एक फीमेल पेरेंट के रूप में ली, बी एक मेल पेरेंट के रूप में लिया।
और दूसरे पारस्परिक क्रॉस के अंदर हमने ए को तो यहाँ पे क्या लिया, ए को एज मेल पेरेंट लिया एंड बी को यहाँ पे फीमेल पेरेंट लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया हमने, एक तरह से जो इनके लिंग थे, इनके सेक्स थे, इनका जेंडर था, उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मेल पेरेंट से जो भी मेल होगा उसके फीमेल चाइल्ड तक, ठीक है, उसके फीमेल चाइल्ड तक, जो भी उसके फीमेल चाइल्ड होगी उसके अंदर ट्रांसमिशन होगा जीन्स का। और इस फीमेल से जब इस फीमेल का मेल यानी इस फीमेल का सन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेल से लेके फीमेल चाइल्ड एंड फीमेल से लेके फिर उसका जो सन होगा यानी कि जो मेल ग्रैंड चाइल्ड होगा उन तक का जो जीन का ट्रांसमिशन है वो कहलाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, तो जो एक्स लिंक्ड है वो आगे जाके ऐसे ही क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करती है। नेक्स्ट आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जो होता है एक प्रोजेनी में एक संतान के जो प्रोजेनी इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स के साथ क्रॉस को बैक क्रॉस के रूप में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया कि कोई भी एक क्रॉस हमने करवाया और उस क्रॉस के जो रिजल्ट आए, जैसे हमने प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया और हाइब्रिड टाल प्लांट आया। अब इस हाइब्रिड टाल प्लांट का फिर से पेरेंट्स के साथ क्रॉस को, ठीक है, बैक क्रॉस यानी कि इसके पेरेंट्स के साथ फिर से क्रॉस करवाने को बैक क्रॉस कहा जाता है। जैसे इसको हम यहाँ पे हमने ले लिया है डोमिनेंट पेरेंट हमने ले लिया है और यहाँ पे ये हमने ले लिया है F1 जनरेशन आई, ये F1 जनरेशन हो गई, ये डोमिनेंट पेरेंट हो गया। तो इनके बीच में जो क्रॉस हो रहा है उसको बोला जाता है बैक क्रॉस, ठीक है, उसको बैक क्रॉस बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है ये आमतौर पर डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, एक किसी भी इंडिविजुअल का क्रॉस किया जाता है। स्पेशली हम यहाँ पे यूजुअली डोमिनेंट फिनोटाइप चूज करते हैं। तो इस डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव फिनोटाइप के साथ यहाँ पे क्रॉस किया जाता है, ठीक है। जो भी हमने टेस्ट क्रॉस कैसे किया हमने, एक तो यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप हमने लिया है, ठीक है, जैसे ये हो गया, और इसको रिसेसिव यानी कि ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है। आमतौर पर ये क्यों किया जाता है, ये किया जाता है कि डोमिनेंट फिनोटाइप का एक व्यक्ति होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस है, या फिर इसकी ये कितनी लिंकेज की डिग्री शो कर रहा है कि कितना लिंक्ड है ये जीन उससे। तो ये सब चीजें जानने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। बैक क्रॉस क्या होगा, यानी F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना बैक क्रॉस कहलाएगा। टेस्ट क्रॉस क्या होगा, टेस्ट क्रॉस के अंदर जो भी यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप आया है उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट आता है जीनोम। तो क्रोमोसोम की अगुणित मात्रा यानी कि हैप्लॉइड जो अमाउंट होगी जीन्स के कुल सेट और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में यूनिट के रूप में इनहेरिटेड होते हैं, तो ये जीनोम कहलाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स का जो हैप्लॉइड मात्रा में जो जीन्स के कुल सेट है, टोटल सेट्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको जीनोम बोला जाता है। एंड ये जो जीनोम है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यूनिट के रूप में इनहेरिट होते हैं। जीन पूल क्या होता है, एक पॉपुलेशन में सभी जीवों के सभी जीनोटाइप, ठीक है, कोई भी एक पॉपुलेशन ले ली, उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उन सभी के जीनोटाइप को जीन पूल कहा जाता है। कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पे आता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो आगे जाके हम यूज करेंगे। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, जो हमने अपनी लाइफ टाइम के अंदर कोई भी एक स्किल हो गया, कोई भी एक स्किल हम बोल सकते हैं जो हमने एक्वायर किया है, जो करेक्टर हमने एक्वायर किया, जो ट्रेट हमने एक्वायर की है उसको एक्वायर्ड करेक्टर बोलते हैं, फिर अर्जित करेक्टर इसको बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें किसी जीव के मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में उसके पारिस्थितिक कारकों यानी कि पर्यावरण के कारकों के रिस्पॉन्स में से जो परिवर्तन आता है उसको एक्वायर्ड करेक्टर कहा जाता है। और एक्वायर्ड करेक्टर आमतौर पर हेरिटेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें, एक बॉडी बिल्डर है, उसने अपनी बॉडी बहुत अच्छे से बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसका एक एक्वायर्ड करेक्टर है, वो जो उसने अपनी बॉडी बिल्ड की है वो उसका एक एक्वायर्ड करेक्टर हो गया है। जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट हेरिटेबल हो, ठीक है, वो हेरिटेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक एक्वायर्ड करेक्टर है। ऐसे ही इनहेरिटेड करेक्टर्स होते हैं, कुछ करेक्टर इनहेरिटेड होते हैं। तो इनहेरिटेड करेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि नेक्स्ट
जनरेशन के अंदर पास होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होगा, स्किन, हेयर और आईज के अंदर रंग का अभाव, एब्सेंस हो जाती है कलर की, या फिर पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट का ना होना, ये क्या है, एल्बिनिज्म शो करता है और ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। एग्जाम्पल के लिए ये जैसे कि ह्यूमंस के अंदर एल्बिनिज्म होता है, प्लांट्स के अंदर भी एक एग्जाम्पल है इंडियन पाइप इसको बोला जाता है, या तो इसको गोस्ट प्लांट बोला जाता है। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा होता है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसको गोस्ट प्लांट बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह जो होती है, डार्क प्लेसेस जो होते हैं उनके ऊपर भी ये उग जाता है, तो इसको बोला जाता है इंडियन पाइप। तो ये क्या है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट शो कर रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक ये होता है, एक हब होती है, पेरिनियल हब होती है, एंड ये ह्यूमंस के अंदर एल्बिनिज्म हो गया। तो ये स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर के अंदर एब्सेंस होना एल्बिनिज्म कहलाता है। एल्बिनो क्या होगा, किसी जानवर के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर स्किन, हेयर्स और आई के अंदर पिगमेंटेशन नहीं होती है तो उसको एल्बिनो कहा जाता है। यानी एल्बिनिज्म को ही क्या बोला जाएगा, जिनके अंदर पिगमेंटेशन नहीं है उनको एल्बिनो बोला जाएगा। नेक्स्ट एलील और एलिलोमॉर्फ, ये हमने डिस्कस कर ली है। ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक रूपों में से एक जीन लोकस पर मौजूद होता है, जो फिनोटाइप और उसके अलग अलग प्रभावों से अलग होता है। एलील एक ही विशेषता जैसे कि बालों का रंग को नियंत्रित करता है, तो इनको जीन कहते हैं, नियंत्रित करने वाले जीन होते हैं और अलग अलग प्रभाव ये पैदा करते हैं, जैसे कि काला हो सकता है या तो लाल हो सकता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ये ऑक्यूपाई करते हैं। एक क्रोमोसोम ये हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो दूसरे में इसके कोरस्पॉन्ड ही यहाँ पे एलील पाया जाएगा। तो ये एलील और एलिलोमॉर्फ होता है, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कई बार हम टर्म यूज करेंगे वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप क्या होता है, जो नेचर के अंदर एज इट इज, जो प्रकृति के अंदर जो भी जीनोटाइप और फिनोटाइप किसी जीव का मिल रहा है उसको उसका वाइल्ड टाइप बोलेंगे। या तो हमने स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्टॉक के अंदर उसको रखा हुआ है तो उसको हम वाइल्ड टाइप बोलेंगे, यानी कि एक तरह से स्टैंडर्ड जो होगा वो वाइल्ड टाइप होगा। एक रिसेसिव टाइप आएगा जो कि रिसेसिव होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं करेगा जब तक वो दोनों एलील उसकी नहीं पाई जाती हैं। एन्यूप्लाइडी क्या होता है, एन्यूप्लाइडी यानी कि जो कैरियोटाइपिक असमानता होती है, कैरियोटिपिक एबनॉर्मेलिटी जो होती है एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम्स की, तो बहुत अधिक या बहुत कम कॉपीज में मौजूद होता है। या तो ये बहुत ज़्यादा कॉपीज में पाए जाएंगे या तो ये बहुत ज़्यादा कम कॉपीज में पाए जाएंगे, तो वो एन्यूप्लाइडी कहलाया जाएगा। डोमिनेंट एलील होता है एक एलील जो अपने फिनोटाइप प्रभाव को तब भी एक्सप्रेस करता है जब रिसेसिव एलील के साथ हेट्रोजाइगस होता है, यानी कि ये इस कंडीशन के अंदर तो टोल रिप्रेजेंट कर ही रहा है, या फिर हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिया है तो ये डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर ही रहा है। लेकिन जब ये इस कंडीशन के अंदर भी पाया जाएगा, नहीं कि सिर्फ एक ही एलील यहाँ पे डोमिनेंट होगा, एक ही एलील एक्सप्रेसिव होगा, तब भी जाके ये डोमिनेंट ही शो करेगा। तो एक एलील जो अपने फिनोटाइप प्रभाव को तब भी एक्सप्रेस करता है जब रिसेसिव एलील के साथ होता है। जब ये रिसेसिव एलील के साथ हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तब भी ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। इस प्रकार यदि कैपिटल ए स्मॉल ए पर, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेंट है तब कैपिटल ए स्मॉल ए का सेम फिनोटाइप होता है। तो ये और ये दोनों फिनोटाइप क्या है, दोनों फिनोटाइप सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही एलील एक्सप्रेस कर रहा है और वो क्या है, डोमिनेंट एलील है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे काइज्मा, या फिर इसको प्लूरल में काइज्मेटा बोलते हैं। जब मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसके दौरान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच एक क्रॉस आकार की संरचना देखी जाती है, उसे ही उसको क्रॉसिंग ओवर का स्थान बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, इनके बीच में जब मियोसिस होगी तो ऐसे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको ही बोला जाता है काइज्मा या फिर काइज्मेटा। नेक्स्ट है क्रोमेटिन, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिनमें इंटरफेज न्यूक्लियस की थ्रेड जैसी कुंडलित संरचना यानी कि थ्रेड लाइक कोल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्रोमेटिन कहलाती है। तो क्रोमेटिन क्या है, एक ऐसी स्टेज है जब वो थ्रेड लाइक कोल्ड स्ट्रक्चर शो करती है। या डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, हिस्टोन हो सकता है, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकता है। तो जब भी ये इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर होता है तो इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक कोल्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं जिनको क्रोमेटिन कहा जाता है।
क्रोमोसोम क्या होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो आमतौर पर न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान कम या ज़्यादा रोड लाइक जैसी होती है। गुणसूत्रों पर जीन एक रेखीय तरीके यानी लीनियर फैशन के अंदर व्यवस्थित होता है, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो है ऐसे लीनियर फैशन के अंदर अरेंज होते हैं। प्रत्येक स्पीसीज के गुणसूत्रों की एक विशिष्ट संख्या होती है। क्रोमोसोम्स क्या है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर पाए जाते हैं। इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम्स का सबसे महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स के सेगमेंट डीएनए होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स यहाँ पे जीन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना होती है जो कि न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान रोड जैसी होती है और क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर फैशन के अंदर रेखीय तरीके से ये अरेंज होती हैं। नेक्स्ट आता है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है, सिस्ट्रोन शब्द जीन शब्द के बराबर ही होता है। यह डीएनए का एक क्षेत्र होता है, ठीक है, डीएनए का एक भाग होता है, एक क्षेत्र होता है जो एकल पॉलीपेप्टाइड, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड या फिर फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल जैसे कि टीआरएनए, आरआरएनए को इनकोड करता है, तो ये सिस्ट्रोन कहलाता है। ठीक है, तो सिस्ट्रोन क्या है, सिस्ट्रोन डीएनए का एक ऐसा भाग है जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को एनकोड करता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे कि फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल जैसे टीआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है। नेक्स्ट आती है क्लोन। क्लोन क्या है, कॉमन एंसेस्टर से एसेक्सुअल डिवीजन द्वारा प्राप्त आनुवांशिक रूप से समान कोशिका यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स या फिर इंडिविजुअल्स को क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं ये सेल्स और ये कॉमन एंसेस्टर से एसेक्सुअल डिवीजन द्वारा बनाई जाती है, तो ये क्लोन कहलाती है। नेक्स्ट आती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी घटना है जिसमें क्रोमोसोमल सेगमेंट्स और जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। ये होमोलोगस पेयर थे, यहाँ पे होमोलोगस पेयर के बीच में यहाँ पे साइनेप्सिस हुई और अब यहाँ पे हम देखें तो इनके बीच में ये जो है क्रॉसिंग ओवर हुई, जिसकी वजह से ये जो पर्पल वाला सेगमेंट है या फिर ब्लू बोल सकते हैं, ब्लू वाला सेगमेंट है वो इसके अंदर चला गया और पर्पल वाले का ब्लू के अंदर चला गया। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सेगमेंट्स जो है एक दूसरे के यहाँ पे आ गए हैं या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेक हुए ये और फिर से इनका यूनियन हुआ है, तो ये रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स यहाँ पे बन गई हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब क्रोमोसोमल सेगमेंट और जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकेज होता है एंड यूनियन होता है। ब्रेकेज होगा एंड यूनियन होगा, यहाँ पे पहले ब्रेक लगा और फिर यहाँ पे यूनियन हुई, जिसकी वजह से ये रिकम्बिनेंट्स हमें मिलते हैं। पहले ये जो है ये अलग था और ये अलग था और ये अब जो मिले हैं हमें वो क्या मिला है, रिकम्बिनेंट यहाँ पे हमें मिले हैं, तो इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट ये कुछ और टर्म्स हैं, एक्स लिंकेज, एक्स एंड वाई लिंकेज एंड वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज क्या होता है, अगर कोई भी क्रोमोसोम सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन की उपस्थिति लेकिन वाई क्रोमोसोम पर इसकी नहीं होती, सिर्फ एक्स के ऊपर ही पाई जाती है। एंड एक्स एंड वाई लिंकेज क्या होगी, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों के ऊपर जीन की उपस्थिति पाई जाती है। वाई लिंकेज जब वाई क्रोमोसोम पर जीन की उपस्थिति पाई जाती है, यानी कि पर्टिकुलर जीन सिर्फ वो वाई के ऊपर ही पाया जा रहा है, एक्स के ऊपर नहीं पाया जाएगा, तो उसको बोला जाता है वाई लिंकेज। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर लिया है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मेंडलिज्म के बारे में। पहले मेंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद अपकमिंग वीडियोस में हम एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।